अच्छा ज़का साहब ये बताइएगा कि अक्सर ये देखा गया है लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे नौकरी नहीं मिलती है। एम्प्लॉयर कहता है यार मुझे बंदे नहीं मिलते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वाकई बंदे नहीं मिलते हैं, मतलब ऐसा है? अच्छा, ये वो जो कहते हैं कि बंदे नहीं मिलते, वो मुहावरतन कह रहे होते हैं। उनका मतलब होता है कि राइट बंदे नहीं मिलते हैं, और डेफिनेटली वो एक डिस्कनेक्ट है। अच्छा, ये जो डिस्कनेक्ट है ये डिफरेंट लेवल्स पे है। एक तो है कि बहुत से राइट बंदे हैं और उनको राइट जगह पे प्लेस करना, तो एक तो ये हेड हंटिंग का प्रॉब्लम है, वो तो एक बुनियादी प्रॉब्लम है। लेकिन जो इससे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो राइट बंदे तैयार हों जो कि उस राइट जॉब के लिए हों। एक जुमला कहा जाता है यार पाकिस्तान में बिजनेस करना ना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। आप इसको मानते हैं कि वाकई मुश्किल है या आसान है? डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, उसमें इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो तो हर जगह होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रॉब्लम्स की नेचर डिफरेंट होती है। आदमी ने ये देखना होता है कि मेरे साथ कौन से पॉजिटिव्स अलाइन हो रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, तो वो वाली जगह पे वो जाएगा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है लिवरीफाई एलएलसी। बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान में किस तरह से बिजनेस किया और इतनी ढेर सारी नौकरियां जो हैं वो कैसे क्रिएट की। और आज हम इनसे ये भी पूछेंगे, अमूमन देखा गया है कि लोग ये कहते हैं हमें मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए, हमें बाहर जाके कोई बिजनेस करना चाहिए, बाहर जाके नौकरियां करनी चाहिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान में रह के इतने पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़काउल मुस्तफ़ा साहब की, जो कि को फाउंडर हैं लिवरीफाई एलएलसी के। आइए मिलते हैं ज़का साहब से। ज़का साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक टुडे। यू, थैंक यू। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। ज़का साहब, आई मीन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ लिवरीफाई एलएलसी। बहुत ही ज़बरदस्त आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि किस तरह से लिवरीफाई का जो वजूद है वो आया और कौन कौन फाउंडर्स थे, कौन को फाउंडर्स थे, और क्या थॉट प्रोसेस है यार आना है और पाकिस्तान में आके हमने काम करना है। ओके, सो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का था, और आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 15 टू 20 इयर्स तकरीबन मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन बैक इन 2016 फिर हमने ये लिवरीफाई एलएलसी शुरू की। इससे पहले हमने बहुत से वेंचर्स किए। हम 3 पार्टनर्स हैं और तीनों ने मुख्तलिफ अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में कुछ मिल के और कुछ सेपरेटली इंडिविजुअली वेंचर्स करते रहे। कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ पार्शली सक्सेसफुल हुए, कुछ फुली सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ। लेकिन जो 2016 में फिर हमने ये लिवरीफाई एलएलसी वाला जब शुरू किया, मई जून का महीना था, और हमने एक कमरे से शुरू किया था और हम तीनों पार्टनर्स में मिलके, और फिर उसकी हमने यूएसए में एक एलएलसी रजिस्टर कराई। लेकिन हमारा एम ये था कि बैकग्राउंड ऑफिस सारा, बैकएंड ऑफिस सारा हमने पाकिस्तान में क्रिएट करना है। तो 2016 से शुरू किया, एक बंदे से शुरू किया, और फिर उसके बाद वो लोग बढ़ते गए। अब हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 170 प्लस पे। वंडरफुल, अमेजिंग। अच्छा, ये बताइए कि 170 प्लस का जो नंबर है, कितना टाइम लगा इस पे आने में? हमें 170 के नंबर को तो हमने कोई अचीव कर लिया था आफ्टर 4 to 5 इयर्स। लेकिन उसके बाद हमने इस नंबर को थोड़ा रिड्यूस किया, और फिर अब हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। या बिकॉज के बिज़नेस के अंदर आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का फेस चलता रहता है। अब हम इसको सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे इस नंबर को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ज़का साहब, अभी आप बता रहे थे कि मतलब जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया जब आपने, तो कुछ टाइम ऐसा आया कि कुछ फेल्स हुए, कुछ पास हुए, और अच्छा टाइम भी था, बुरा वक्त भी था। जब बुरा वक्त आता था तो क्या जहन में आता था यार कि क्विट कर दे, दोबारा मैं स्टार्ट कर दूँ टीचिंग, या फिर था नहीं नहीं यार लगे रहना है भाई, डटे रहना है? अच्छा, टीचिंग तो मेरी चल ही रही थी, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आपको इंकरेज करती हैं कि आप टीचिंग के साथ साथ बिज़नेस करें, रिसर्च करें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। उस इंकरेजमेंट की वजह से मैं काफ़ी देर से 2008 से डिफरेंट टिटबिट्स हम कर रहे थे,
और लेकिन 2016 में आके फिर हमने ये सोचा कि ई कॉमर्स का जो एरिया है, ई कॉमर्स में हमने पहले 2012 में एक दो ट्राई की थी लोकली, लेकिन 2016 में फिर हमने यूएसए में ट्राई की उसको अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ सेल करने की। सो जो लेवरीफाई है वो बेसिकली एक ई कॉमर्स कंपनी है आईटी के डोमेन के अंदर, जो कि अमेज़ॉन पे विच इज़ अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर होल सेल में और रीसेलिंग के डोमेन में अपनी सेल्स करती है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़रा हमें और भी बताएंगे कि क्या क्या आपकी सर्विसेज हैं जो आप लेवरीफाई पे दे रहे हैं, ताकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको पता चल सके। हमारी दो तरह के सर्विसेज हैं, एक तो वो हैं जो फॉर बिजनेस हैं और एक वो हैं विच आर नॉट फॉर बिजनेस, विच आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक के अंडर हम करते हैं। तो जो बिज़नेस है वो तो ये है कि हम पूरी दुनिया से आइटम्स ख़रीदते हैं, हम सर्च करते हैं, चर्न करते हैं डाटा को, देखते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट ऑन ओवर अमेज़ॉन, और फिर उसको हम सोर्स करवाते हैं और बेहतरीन सोर्सिंग जहाँ से हो सकती है वो करवाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे बेचते हैं। अमेज़ॉन को हम उसकी FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन की सर्विसेज हम लेते हैं और फिर उसको वहाँ पे सेल कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस साइड वाली पॉइंट। जो हमारा CSR की है, आई थिंक आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। सो हमने देखा कि हम कहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, चूँकि हम तीनों की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हम तीनों टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स हैं, तो हमने ये देखा कि हम कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो बिज़नेस हम कर रहे हैं वही अगर हम लोगों को सिखाएं, उसी में इनेबल करें, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो हम कर सकते थे। और भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक के अंडर आप और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ थी जिसको हमने चूज़ किया। और उसमें हमने फिर हमारे जो प्रोग्राम्स है उसमें एक प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड लेवरीफाई क्वेस्ट। और लेवरीफाई क्वेस्ट के अंदर हम ये करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम पूरा साइकिल, लाइफ साइकिल जो अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग का लाइफ साइकिल है वो उनको एजुकेट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट रिसर्च टू देयर सेलिंग एंड द रिटर्न्स विच आर कमिंग बैक फ्रॉम द कस्टमर, तो उन सबको कैसे हैंडल करना है ये करते हैं। इनके जो ग्रेजुएट्स हैं उनके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वो कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो अपना बिज़नेस अगर शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बिज़नेस शुरू करना मेन टारगेट नहीं होता, बिकॉज कि ये वो सेगमेंट होती है जिसके पास वो इनिशियल बैरियर क्रॉस करने के लिए से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या वो बिज़नेस एक्यूमेंट नहीं होता। तो ये सर्विसेज के लिए ये वाले लोग तैयार होते हैं। अभी तक हम 900 के करीब लोग तैयार कर चुके हैं, उनको ग्रेजुएट करवा चुके हैं और डिफरेंट बैचेस में। और जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है वो लेवरीफाई कॉस्मोस का है। लेवरीफाई कॉस्मोस का प्रोग्राम उन लोगों के लिए टारगेटेड है who are doing already in different businesses, who are engaged in different businesses, और वो वहाँ से अब अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उनको हम 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं फॉर 3 to 6 months। उनको अकाउंट खोलते हैं, उनको कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, उनको पूरे लाइफ साइकिल से गुजारते हैं। लेकिन वो लाइफ साइकिल उनका इस एंगल से होता है कि उनको डोमेन नॉलेज हो उस चीज़ का। हाउएवर वी एक्सपेक्ट कि उनके पास वो इन्वेस्टमेंट है और उनके पास वो बिज़नेस एक्यूमेंट है, दे नो हाउ टू मेक बिज़नेस, हाउ टू मेक टीम्स। तो उसमें फिर उनको मेंटोर भी करते रहते हैं उसी चीज़ को फर्दर लेके जाने के लिए। और अभी तक हम उस पर 20+ लोगों को इनेबल कर चुके हैं, उनको टीच कर चुके हैं, जिसमें से 5 to 6 अप्रॉक्सीमेटली एक्टिव बिजनेसेस हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी उनसे बस एक रिक्वायरमेंट होती है, हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब चीज़ें। हमारी उनसे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने जो टीम बनानी है वो पाकिस्तान में बनाए, सो दैट कि यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो और यहाँ पे वो चीज़ें हों। सो हमारे जो क्वेस्ट के ग्रेजुएट्स हैं वो भी एम्प्लॉय कर सकते हैं अगर वो उनके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, या वो मार्केट से वो लोग ले सकते हैं। जो हमारा एक तीसरा प्रोग्राम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, दैट इज़ डाटा एनालिटिक्स। और डाटा एनालिटिक्स चूँकि आजकल हर डोमेन के अंदर यूज़ हो रहा है, तो उसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, वो अपनी अपस्किलिंग के लिए आते हैं, और बहुत से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं जो कि ये स्किल को सीख के अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इट्स अ 1 month कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सेल से शुरू करते हैं और पावर BI तक जाते हैं। और एक्सीलेंट मॉडल है, फ्लिप क्लासरूम मॉडल है, LMS यूज़ करते हैं। बहुत सी वीडियोस पहले से बच्चे देख कर आते हैं विच आर रिकॉर्डेड एंड देन दे अपीयर इन द क्लासरूम। और वो लोग जो सीजनड हैं, जो हमारी कंपनी में ही जॉब करते हैं और उन्हीं एरियाज़ में काम करते हैं, वो फिर उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। चौथा एक हमारा प्रोग्राम रह गया, ये जो प्री डाटा एनालिटिक्स वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम एक 4th प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड AWS सर्टिफिकेशन। वो वाला एक रूट है, वो वाला एक पाथ है, और उसमें डाटा एनालिटिक्स के ग्रेजुएट्स को अगर वो इंटरेस्टेड हों तो फिर उनको AWS वाली ट्रेनिंग पे लेकर जाते हैं। हमारा इन शॉर्ट टर्म गोल ये है कि हमने 100
AWS सर्टिफाइड ट्रेनर्स पाकिस्तान में बनाने हैं और उसकी तरफ अभी हमारा पाथ चल रहा है। हमारे बहुत से लोग वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे कंपनी के भी कुछ कोलीग्स ले रहे हैं और आउटसाइड द कंपनी भी ले रहे हैं, और उनके वो अपने पेपर देंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स इंशाल्लाह बन जाएंगे। सही। अच्छा ज़का साहब ये बताइएगा कि अक्सर ये देखा गया है, लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे नौकरी नहीं मिलती है, एम्प्लॉयर कहते हैं यार मुझे बंदे नहीं मिलते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वाकई बंदे नहीं मिलते हैं, मतलब ऐसा है? अच्छा, ये वो जो कहते हैं बंदे नहीं मिलते, वो मुहावरतन कह रहे होते हैं, उनका मतलब होता है कि राइट बंदे नहीं मिलते हैं, और डेफिनेटली वो एक डिस्कनेक्ट है। अच्छा, ये जो डिस्कनेक्ट है ये डिफरेंट लेवल्स पे है। एक तो है कि बहुत से राइट बंदे हैं और उनको राइट जगह पे प्लेस करना, तो एक तो ये हेड हंटिंग का प्रॉब्लम है, वो तो है, वो तो एक बुनियादी प्रॉब्लम है। लेकिन जो इससे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो राइट बंदे तैयार हों जो कि उस राइट जॉब के लिए हों। जो हमारी यूनिवर्सिटी से इस वक्त खेप निकल रही है, बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा काम करती हैं। मैंने खुद 15 साल टीचिंग की है, सो मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग गुड जॉब, लेकिन वो कुछ गैप है और वो गैप हमने फिल करना है सो दैट कि वो बच्चे जो इंडस्ट्री, क्योंकि चीज़ें भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट वेव्स ऑफ AI, इवन उससे पहले भी हम ये समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चे को टेक्निकली अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो वो जॉब विन कर लेगा, वो जॉब ग्रैब कर लेगा। लेकिन मैं आपको फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, चूँकि मैंने दोनों डोमेन्स देखे, मैंने यूनिवर्सिटीज़ का भी डोमेन देखा, मैंने बिजनेस का भी देखा। बिजनेस में हम ये देखते हैं कि क्या ये बंदा, ये बच्चा जो कैंडिडेट आ रहा है, ये कोई वैल्यू ऐड करेगा, क्या इसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है जो मुझे चाहिए। हमें जो स्किल सेट चाहिए, हम फॉर एग्जांपल हायरिंग के केस में जो टेक्निकल स्पेक जिस पे यूनिवर्सिटी 4 साल लगाती हैं, वो हम आखिर में देखते हैं और समटाइम्स देखते ही नहीं। कुछ डोमेन्स पे हम देखते हैं, हम जो चीज़ें देखते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम टच की जाती हैं। वो वाली जो चीज़ें हैं वो या तो यूनिवर्सिटीज़ में टीच नहीं की जाती, या अगर की जाती हैं तो बहुत कम उनको टच किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक्स है। अब ये वो चीज़ है जो कि हमें स्वेयर इंडस्ट्री को एज अ होल बहुत स्वेयर प्रॉब्लम होता है। लोग जॉब हॉपिंग करते हैं, लोग जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के, उनको समटाइम ब्रेक करते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं, उनके एनालिटिकल स्किल्स वीक होते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी कंपनी जब हायर करती है तो हम 6 पैरामीटर्स पे हायर करते हैं और 7वां हमारा टेक्निकल कैपेबिलिटी होता है। जो 6 पैरामीटर्स हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें एनालिटिकल स्किल्स है, उसमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है। सो इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को जज करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। बाकी जो टेक्निकल स्किल है वो तो आके महीने 2 महीने में लोग लर्न कर लेते हैं। लेकिन उस चीज़ को, बिजनेस को बिग बिजनेस बनाना, फ्रॉम गुड कंपनी टू ग्रेट कंपनी पे लेके जाना, क्या उस बंदे के अंदर ये कैपेसिटी है, क्या उसका होराइजन इतना ब्रॉड है, क्या वो उस तरीके से सोच सकता है, क्या वो मून शॉट थिंकिंग उसके अंदर है। सो ये वो सारी चीज़ें, क्या वो बंदा कुछ ड्रीम कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम उस बंदे के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वो गैप है जो कि किसी को फिल करना है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ फिल करें, चाहे वो इंडस्ट्री फिल करें, चाहे वो फिलैंथ्रोपिक लोग आके फिल करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर करें, बट वो करना है। सही। अच्छा ज़का साहब, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हम उनके बिहाफ पे भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लेते हैं, और एक हमारे फॉलोअर है, उनका एक क्वेश्चन ये था कि देखिए जी, ज़का साहब से ये पूछें कि पाकिस्तान में वो कई सालों से बिज़नेस कर रहे हैं। अमूमन एक जुमला कहा जाता है, यार पाकिस्तान में बिज़नेस करना ना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। आप इसको मानते हैं कि वाकई मुश्किल है या आसान है? डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, उसमें इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो तो हर जगह होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रॉब्लम्स की नेचर डिफरेंट होती है। मैं आपको उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने को तकरीबन अपने ड्यूरेशन में कुछ 5 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है। हर यूनिवर्सिटी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो बंदे ने डायनामिक्स हैं और अपने डायनामिक्स हैं, हर जगह पे अपने प्रॉब्लम्स हैं और उसकी अपनी कुछ पॉजिटिव्स हैं। आदमी ने ये देखना होता है कि मेरे साथ कौन से पॉजिटिव्स अलाइन हो रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, तो वो वाली जगह पे वो जाए। इसी एग्जांपल को हम मैप करते हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने के ऊपर। तो पाकिस्तान में बिजनेस करने के प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आप कहीं पे भी चले जाएं, बिजनेस करें, वहाँ पे होंगे, ये नहीं होंगे कोई डिफरेंट हो जाएंगे। तो यस, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरे ख्याल में इससे बड़ा जो इशू है वो ये है कि लोगों के माइंडसेट का इशू है, और वो एक गाली एक वो बन गया हुआ है, एक स्लोगन बन गया हुआ है कि जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान को जितना बैश करना कर लो, जो बुरा कहना कर लो, बिल्कुल उस क्लास की मानिद जो फेल हो रही है और टीचर को बुरा कहना शुरू कर दे। या बिकॉज यस, टीचर कैन नॉट बी आइडियल, बट पास करना तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना, उनको कवर करना तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है और वो करना चाहिए। आई थिंक कि पाकिस्तान हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और उसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव एरियाज़ हैं जिनके अंदर रहते हुए उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है।
सो यही तो वो क्रिएटिविटी है, यही तो एंटरप्रेन्योर ने करना होता है कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में देख लें, डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख लें, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में देख लें, हर जगह के ऊपर ये चैलेंजेस तो आते हैं। सो इसको एज अ स्केप के तौर पे यूज़ करना और एज अ किसी उज़र के तौर पे इसको लेकर आना, आई थिंक वो मुनासिब नहीं है और लोग कर सकते हैं। बस पैशन होना चाहिए। एक चीज़ अगर गवर्नमेंट ठीक कर ले और वो ये है, या लोग ठीक कर लें, आई थिंक इसमें लोगों का ज़्यादा एटीट्यूड है कि अगर यहाँ पे लोगों के लेवल की जो करप्शन है वो अगर किसी तरीके से ख़त्म हो जाए बेस लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, तो उससे बहुत से लोग चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग इस वजह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करते कि बिकॉज के दिनों के बहुत से लोग करप्शन के लिए आ जाएंगे और वो आप ऐसी प्रैक्टिसेस में आपको इन्वॉल्व करेंगे जिसमें आप नहीं होना चाहते। तो अगर यहाँ पे कोई अनेबलमेंट हो जाए तो आई थिंक लोग जो हैं वो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर वो सारा पोटेंशियल है। हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो, हमारी इतनी % यूथ है और वो कर सकती है। और अब तो मेरे ख्याल में हमें यूथ ही से उम्मीद लगानी चाहिए कि अगर वो इस माइंडसेट के अंदर आ जाएँ, और अगर वो ना आए तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और अगर वो इस माइंडसेट के अंदर आ जाएं कि हमने इन चैलेंजेस को रेले के साथ, अपने रेले के साथ बहा ले जाना है, अपनी फोर्स को यूज़ करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लगाना है और ये जितनी नेगेटिविटी है इसको दूर करना है। जो लोग करप्शन के लिए आएंगे हम उनको एजुकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि दिस इज़ समथिंग विच वी डू नॉट वांट, और वो स्टैंड लेंगे। वो हवा के रुख के साथ मूव नहीं कर जाएंगे, इजी पाथ अख्तियार नहीं करेंगे, वो अजीमत का पाथ अख्तियार करेंगे और स्टैंड लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो नेगेटिविटीज़ हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और हमारे फॉलोवर है, उनका क्वेश्चन आई थिंक इट्स वेरी रेलिवेंट, और वो क्वेश्चन उनका ये था कि सर देखें आजकल जो CEOs आ रहे हैं वो यूथ हैं और उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई होती। वो आके कहते हैं हमने जो है फॉर्च्यूनर लेनी है, हमने iPhone Pro Max लेना है, और वो चले जाते हैं उन चीज़ों की तरफ। ज़का साहब से ये पूछें कि इस माइंडसेट को चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? आई थिंक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसकी वजह ये है क्योंकि आदमी को जो बिज़नेस करना है या जो बिग बिज़नेस करना है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं करना, क्योंकि ज़ात के लिए तो बहुत सी चीज़ें आदमी बहुत इजी पाथ भी इख्तियार कर सकता है और जितना उसको चाहिए होता है उसको और बहुत से तरीक़ों से मिल जाता है। बिज़नेस में तो तब आना जब आपने एक बिग बिज़नेस क्रिएट करना हो, अदरवाइज़ देयर इज़ नो फन ऑफ डूइंग दैट। आप आराम से जॉब करें, आप आराम से कुछ और चीज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं जब यूनिवर्सिटी टीचिंग में था तो इतने पैसे थे कि हमारे पास कोई इशू नहीं था होता। लेकिन बिज़नेस में आने के लिए तो बंदे की मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि डेफिनेटली वो अपने ऊपर भी खर्च करे, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको वो खुदा की मखलूक के ऊपर खर्च करे और उनकी बहबूद के ऊपर करे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे और वो एक इकोसिस्टम बिल्ड करे, अपना इम्पैक्ट क्रिएट करे जिससे कि बहुत ज़्यादा सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जनरेट हो सके। जो लोग कहते हैं कि हमने फॉर्च्यूनर लेनी है, वो लेना है, डेफिनेटली दे कैन डू, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर वो सिर्फ वहाँ जाके रुक जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनको लाइबिलिटीज़ पालने की बजाय गाड़ियों की शक्ल में और बाकी चीज़ों की शक्ल में उनको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जो उनकी ज़ात को भी फ़ायदा दे और दूसरे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल वो अपनी चीज़ को रीइन्वेस्ट करें, अपने बिज़नेस को अपग्रेड करें और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में की शक्ल में लेकर जाएं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे दुनिया की बड़ी कंपनीज़ करती हैं, या जैसे हमारे माजी के अंदर बहुत से लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े सिस्टम्स खड़े किए थे उस तरीके से। सही। अच्छा, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस जो है वो कॉर्पोरेट का भी है, एकेडेमिया का भी है, तो मैंने कहा आप हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं, तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूं। मुझे ये बताइएगा कि ज़का साहब, आप समझते हैं कि अभी भी कॉर्पोरेट का और एकेडेमिया का गैप है या नहीं? डेफिनेटली गैप एग्जिस्ट करता है एंड हमें उस गैप को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, कि उसको फिल करने की ज़रूरत है। एंड वी आर एक्टिवली डूइंग दैट फ्रॉम लेवरीफाइज प्लेटफॉर्म। वी आर एक्टिवली इंगेजिंग यूनिवर्सिटीज़। हमने 35 to 40 यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। हम वहाँ पे जाते हैं, हम वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, उनको CV राइटिंग स्किल्स सिखाते हैं, और सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते रहते हैं और उनके साथ क्लोजली मिलके काम करते हैं और बच्चों को एजुकेट करते हैं।
लेकिन पॉइंट ये है कि उसको एक होलिस्टिक वे में करना चाहिए। हम अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक सिनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, बाकी कंपनीज को भी मिलके कोई ऐसा होलिस्टिक प्रोग्राम कम्प्रीहेंसिव बनाना चाहिए जिसमें कि सारी यूथ जो यूनिवर्सिटी से निकल रही है वो उस गैप को करे। अभी पिछले दिनों हम जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो करिकुलम का बोर्ड होता है उसमें शामिल होते हैं, उस पर अपनी फीडबैक देते हैं और ये सारी बातें हम यूनिवर्सिटीज़ को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक हम अपने लेवल के ऊपर जहाँ तक किया उससे मैं अभी फील करता हूँ कि हम उसको मुल्की लेवल के ऊपर नहीं कर सके, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में फ्यू यूनिवर्सिटीज़ को हमने अप्रोच किया, उनके साथ मिलकर काम किया, लेकिन देयर इज़ अ डायर नीड कि हम उसको कम्प्रीहेंसिवली तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम करें। बहुत शुक्रिया ज़कार साहब, आई मीन यू वर अमेजिंग एंड वंडरफुल। बड़ा मज़ा है आपसे बात करके। सही, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इंप्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।